Hello everyone, a very warm welcome on the channel Ada 24/7. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. ये सेशन जो आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं जिसका थंबनेल, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IBPS SO एग्जाम में हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें. तो बेसिकली ये सेशन कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी सेशन होगा. इसमें हम आपके सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे. सिलेबस को डिस्कस करते वक्त हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप मिस कर सकते हैं, यानी कि वो पोर्शन ऑफ द सिलेबस जिसको आप छोड़ भी दें तो आपका काम चल जाएगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए. राइट तो ये एक बहुत क्रिस्प सेशन होगा जिसमें बात होगी आपकी स्ट्रेटेजी की, जिसमें बात होगी आपके सिलेबस की, जिसमें बात होगी आपकी सोर्सेस कहाँ से हम कितना पढ़ें. राइट तो चलिए शुरू करते हैं. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके हर एग्जाम से रिलेटेड हम सभी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं, सो दैट यू आर अपडेटेड और कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस आउट ना हो. सो डू सब्सक्राइब. आगे बढ़ेंगे और सबसे पहली बात, IBPS SO को लेकर अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक भी है स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि IBPS ने कुछ ऐसा किया, एक रिवाइज्ड शॉर्ट नोटिस दिया और उस रिवाइज्ड नोटिस में हमें पता चलता है कि हमारा एग्जाम जो 2 महीने बाद होना था नवंबर में, वो एग्जाम की डेट अब आपकी आ चुकी है और अब आपका एग्जाम जो होने वाला है वो होना है 30th of August को. राइट अब 30th of August की बात करें हमारे एग्जाम की, तो हमारे पास टोटल ऑफ 60 डेज अब रह जाते हैं. अब इन टोटल 60 डेज में हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स अभी होंगे वो ऐसे होंगे जिन्होंने शायद पिछले साल भी तैयारी करी थी, कुछ नंबर से उनका एग्जाम रह गया, तो इस साल उनके लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी चीजें प्रिपेयर्ड है. देन दूसरी कैटेगरी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स की है जिन्होंने सोच रखा था कि भाई हम एग्जाम क्योंकि नवंबर में होना है तो वो तैयारी ही 4 महीने पहले करने की सोच रहे थे, उनके लिए समस्या हो गई. और कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इस बार इस एग्जाम को केवल एक इस तरीके से लेना है कि चलो एक बार दे के देख लेते हैं एग्जाम को, तो 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हमारे सामने होंगे. राइट एक और कैटेगरी आती है जो इसी साल इस एग्जाम के बारे में अवेयर हुए, जिन्हें इसी साल पता चला कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट, लेकिन टाइम रहते प्रिपरेशन कर नहीं पाए. सोचा था कि नवंबर में एग्जाम होगा बट एग्जाम 2 महीने पहले अगस्त में हो रहा है. तो इन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी आप सबके लिए काम करेगी, तो लास्ट तक बने रहेंगे. लेट्स गेट एहेड. ये जो आपका IBPS SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन होता है, ये कंडक्ट होता है 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए. एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, IT के लिए, HR के लिए, मार्केटिंग के लिए, राजभाषा अधिकारी के लिए और लॉ के लिए. सभी कैटेगरीज का अलग अलग यानी कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 चीजें आती हैं, आपकी एज और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन. राइट इनमें से कुछ पोस्ट हैं जहां पे केवल आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है और कुछ पोस्ट है जहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है. इससे रिलेटेड एक सेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में बात करी है. आपकी कौन सी डेट पर आपकी एज चेक की जाएगी, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस डेट तक होना चाहिए, ये दोनों चीजें मैंने एक डिटेल्ड सेशन में इससे पहले डिस्कस की है. उसका लिंक मैं इस सेशन के नीचे लगवा दूंगी. अब आगे बढ़ते तो उसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना. ठीक है तो ये सारी पोस्ट है, आप देख लेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं. उसका उस सेशन का लिंक मैं इस सेशन के नीचे लगवा दूंगी, वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा. अब मैं बढ़ती हूँ आगे. सबसे पहली बात, प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर ले, क्योंकि मेरा एग्जाम प्रीलिम्स का होना है अगस्त में और मेंस का होना है उसके 2 महीने बाद यानी कि नवंबर में. तो मेंस एग्जाम के बारे में अभी आप ना सोचे तो चलेगा, क्योंकि मेंस के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो अभी केवल और केवल फोकस हमें प्रीलिम्स पे करना है क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर बन गया है. तो प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न आपका जो है वो सेम रहता है. IT के लिए, AFO के लिए, HR के लिए और साथ ही साथ मार्केटिंग के लिए, इन 4 पोस्ट में आपका जो है आता है इंग्लिश के साथ आता है रीजनिंग और रीजनिंग के साथ आता है आपका क्वांट. लेकिन जब मैं बात करती हूँ राजभाषा की, है ना, जब हम बात करते हैं राजभाषा अधिकारी की और जब हम बात करते हैं लॉ एस्पिरेंट्स की, तो उनके एग्जाम में इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, लेकिन उनके एग्जाम में क्वांट की जगह आता है जनरल अवेयरनेस. तो ये डिफरेंस हो जाता है आपकी प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न को लेकर. और आगे बढ़ते जरा डिटेल में इसको देखते हैं और डिटेल में देखेंगे. जैसा कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया कि एफओ के लिए, IT के लिए, मार्केटिंग के लिए और HR के लिए आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आएंगे. इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो आपका 50 क्वेश्चन लेकिन 25 नंबर के होंगे. क्वेश्चन 50 है, मार्क्स 25 है. देन रीजनिंग और क्वांट में 50-50 क्वेश्चन और 50-50 मार्क्स. तो ओवरऑल 150 क्वेश्चन लेकिन 125 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपके इंग्लिश के मार्क्स कम हो जाते हैं.
और पेपर आपका दोनों भाषाओं में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, लेकिन इंग्लिश का केवल पेपर जो है वो आपका इंग्लिश भाषा में होगा। यहाँ पे आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं होंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। नाउ ड्यूरेशन, तो इस एग्जाम में आपके पास है सेक्शनल टाइमिंग, यानी कि 40-40 मिनट की विंडो में आपको अपना एग्जाम देना है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर इंग्लिश के 40 मिनट पूरे हुए तो 40 मिनट के पूरे होते ही आपका क्वांट का सेक्शन आ जाएगा, क्वांट के 40 मिनट पूरे होते ही आपका रीजनिंग का सेक्शन आ जाएगा। तो 2-3 पॉइंट्स है जो आपको इस एग्जाम को लेकर दिमाग में रखने हैं और उसी तरीके से तैयारी भी करनी है। पहली बात, इंग्लिश 50 नंबर की है, लेकिन इसमें 25 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। दूसरी बात कि आपके इस एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि हर सेक्शन को कवर करने के लिए आपको स्पेशल टाइम दिया गया 40-40 मिनट का। 40 मिनट पूरा होते ही सेक्शन आपका बदल जाएगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे या नहीं करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेक्शनल टाइमिंग है। तीसरी बात है इसमें आपकी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, आप गेस वर्क नहीं कर सकते। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि -0.25। अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत किया तो उस एक क्वेश्चन के गलत होने पे आपको मिलेगा -0.25 मार्क्स, तो नेगेटिव मार्किंग है। तीसरी, इसके बाद अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस एग्जाम में आपकी सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश सब में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लेकर आने, यानी कि सेक्शन वाइज हर सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना है। इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल कट ऑफ का मतलब है कि आपको सारे सेक्शंस को मिला के इतने मार्क्स आपके आने चाहिए ताकि आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए, जो कि 55 से 65 से 75 से 85 के बीच में रेंज करता है। पिछले साल जो हमने कट ऑफ देखी, मैं उसके ट्रेंड पे आपसे बात कर रही हूँ। ओके, तो आई होप हम यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ अब आता है आपका जो मैंने बाकी 2 पोस्ट बताई थी, लॉ और राजभाषा अधिकारी की। लॉ और राजभाषा अधिकारी में अगेन इंग्लिश, रीजनिंग, यहाँ पे क्वांट ना होके क्या आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर। तो इस लॉ और राजभाषा के लिए जो है वो आपकी क्वांट नहीं आती है, जनरल अवेयरनेस आती है। केवल ये डिफरेंस है, बाकी हर एक चीज सेम रहेगी लॉ वालों के लिए। अब आ जाते हैं तुरंत स्ट्रैटेजी पे। तो स्ट्रैटेजी में देखिए, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, टोटल नंबर ऑफ डेज अगर आप देखें तो आपके पास है कितने, 60 डेज आपके पास इन हैंड है, क्योंकि अगस्त में 30 अगस्त को मेरा पेपर है। अब उन 60 डेज को आप डिवाइड कर दीजिए 40 डेज में और 20 डेज में। 40 डेज में यानी कि ये 40 डेज में, यानी कि 1 जुलाई से अगले 40 दिन तक आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज अपने सारे जो है सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो जैसे कि मेरे 3 सब्जेक्ट है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश। तो मेरा यहाँ पे टारगेट होगा इन 40 दिनों का कि मैं टॉपिक वाइज फंडामेंटल यानी कि कॉन्सेप्ट को कवर करते करते मैं क्या करूं, मैं इनके हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को कवर कर ले जाऊं, जितने भी टॉपिक्स हैं। अब टॉपिक्स कौन से करने हैं, कौन से शुरुआत करनी है, कौन सा हम छोड़ सकते हैं, कौन सा केवल प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ये मैं अभी आपको सिलेबस के पार्ट में बताऊंगी। बट फिलहाल यहाँ पे एक मोटी मोटी हम जो है अपनी एक गाइडलाइन समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हमें आगे चलना है। तो 60 डेज टोटल टाइम को हम 40 और 20 दिन के टाइम में डिवाइड कर लेंगे। पहले 40 दिन में, जो कि आपका शायद 1 जुलाई से आप शुरू कर सकते हैं, तो पहले 40 दिन में आपको क्या करना है, अपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज आपको कवर कर लेना है, ठीक है। और टॉपिक वाइज कवर आप कैसे करेंगे, जैसे कि इंग्लिश थ्योरी नहीं है, इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन लगा के देखना पड़ेगा। रीजनिंग थ्योरी नहीं है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट समझे, बट उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप ये टॉपिक्स को फंडामेंटली कवर कर रहे होंगे, उस समय आप क्या करेंगे, आप इनके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये जो टॉपिक कवरेज आपका है, ये एक्चुअली टॉपिक कवरेज अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि आपके सारे जो तीनों सब्जेक्ट है वो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से, थ्योरी नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है कि आप अपना इस 40 दिन का टाइम भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट 20 डेज आप दे सकते हो इस कवरेज पे, टॉपिक की फंडामेंटल की कवरेज पे, जहां पे आप हर टॉपिक के कम से कम 20 क्वेश्चन ईच लगाएंगे। जब भी आप कोई टॉपिक कवर करें तो 20 क्वेश्चन उसके जरूर लगा के देखेंगे। और बाकी के 20 डेज आप लगा देंगे किस पे, बाकी के 20 डेज आप लगा देंगे टॉपिक टेस्ट पे, साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट पे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम टॉपिक टेस्ट कब दे, तो ऐसा कर सकते हो आप, व्हाट यू कैन डू इज कि जब मैं पहले 20 डेज में, जो मेरे फर्स्ट 20 डेज है जिसमें मैं टॉपिक वाइज कवर कर रही हूँ, उसी समय हर टॉपिक पे यानी कि इंडिविजुअल टॉपिक पे आप क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन तो लगाएंगे ही, और उसके साथ साथ इसी टॉपिक का आप क्या कर लेंगे, टॉपिक टेस्ट भी कर लेंगे।
ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ हो गए, टॉपिक टेस्ट यहाँ पे हो गए, तो वो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब बचे हुए जो आपके पास क्या है, बचे हुए सभी कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे टॉपिक भी कवर करना है, फिर 20 क्वेश्चन भी लगाने, टॉपिक टेस्ट भी करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को आप दे दीजिए 30 डेज, इस प्रोसेस को आप 30 डेज दे दो, और लास्ट के 10 डेज दे दीजिए आप अपने किस प्रोसेस को, अपनी केवल इस वाली प्रोसेस को, यानी कि सेक्शनल टेस्ट की प्रोसेस को आप केवल 10 डेज दे दीजिए, और 30 डेज दे दीजिए आप टॉपिक की कवरेज को प्लस टॉपिक टेस्ट को। और लास्ट के जो 10 दिन होंगे उसमें आप क्या कर लेंगे, उसमें आप अपना सेक्शनल टेस्ट लगा लेंगे। सेक्शनल टेस्ट क्या होगा, पूरे के पूरे सेक्शन का होगा। जैसे कि रीजनिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो रीजनिंग सेक्शन में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, तो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट आप लगाएंगे। इसी तरीके से क्वांट, इसी तरीके से इंग्लिश। ठीक है, कितने टेस्ट में टारगेट करूं, तो टॉपिक टेस्ट तो सारे टॉपिक के देने, सेक्शनल टेस्ट आप कम से कम हर सब्जेक्ट के 5 ईच, हर सब्जेक्ट का आप 5 ईच टारगेट करेंगे, ये मिनिमम है, मैक्सिमम हम 10 तक जा सकते हैं। तो 5 to 10 जो है आप मिनिमम 5 टेस्ट आपको लगाने, और 10 तक जाएंगे तो बहुत ही शानदार आप लोगों की जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ तो ये क्लियर हो गया। 40 दिन में से पहले 30 दिन मुझे टॉपिक की कवरेज पे लगा देने। टॉपिक की कवरेज करते वक्त, यानी कि फंडामेंटली टॉपिक को समझते वक्त मुझे उसका 20 क्वेश्चन जरूर लगाना है, और 20 क्वेश्चन लगाने के साथ उस टॉपिक का मुझे टॉपिक टेस्ट दे देना है, सो दैट ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से हर लेयर पे कवर हो जाए। बाकी के जो 10 दिन बचेंगे इस 40 दिन की प्रोसेस में, उसमें आपको लगाने है सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट आप मिनिमम 5 से 10 तक जाएंगे, यानी कि कम से कम 5 लगाने हैं, और 10 अगर हो जाते तो बहुत ही शानदार ये बात होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ये हो गया। अब आए आपके 20 दिन, जो बचे हुए 20 दिन है, टोटल 60 डेज में से बीच के बच गए आपके 20 दिन। उन 20 दिन में आपको एक्चुअली क्या करना है, केवल मॉक लगाना है। हर दिन आपको एक मॉक लगाना है। बहुत लंबा आपका ये मॉक है नहीं, 40 40 40, यानी कि केवल आपको कितना 120 मिनट का आपको मॉक लगाना है, विच इज अबाउट 2 आवर्स। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे आप दे सकते हैं। यानी कि हर दिन, एवरी डे, ईच डे आपको क्या करना होगा, ईच डे आपको 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट का तो पेपर ही होगा, तो 2 आवर्स का तो आपको मॉक लगाना है, प्लस 1 आवर कम से कम उसके एनालिसिस में जाएगा। तो 2 घंटे का मॉक, और उसके बाद 1 घंटे का जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एनालिसिस पार्ट होगा। ये कभी मत करना कि मैं एनालिसिस के बिना ही मॉक में आगे बढ़ता रहूं। एनालिसिस इज अ वेरी वेरी की एलिमेंट। एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, उससे आपको प्रोग्रेस आपकी उसी से होगी। जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कुछ टॉपिक्स का रिवीजन करना है, तो रिवीजन को टाइम देंगे आप इन दिनों में। और साथ ही साथ, क्योंकि 3 घंटे आपने निकाल दिए किसके लिए, मॉक के लिए और एनालिसिस के लिए, बाकी पूरा दिन आपके पास है। वो बाकी पूरे दिन में आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। किन चीजों का रिवीजन करना है, जो लॉ वाले बच्चे हैं, हो सकता है जनरल अवेयरनेस में उन्होंने कुछ पढ़ा था, लेकिन जब मॉक दिया तो वो चीज याद नहीं आई, रिटेन नहीं किया आपके ब्रेन ने, तो उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट भूल गए, रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट भूल गए, क्वांट की कुछ कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट भूल गए, उन सब चीजों को आप रिवाइज करेंगे, वो टाइम आपको इसी दौरान मिलेगा। देन आता है आपका क्या, लेफ्ट आउट टॉपिक। हो सकता है कि जब हम ये सब कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जब हमने 40 दिन का ये अपना टाइम टेबल बनाया था, इस 40 दिन के टाइम टेबल में बिल्कुल ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक मुझसे शायद छूट जाए, मेरी टाइमलाइन से बाहर हो जाए। वो टॉपिक को वापस से करने का मौका आपको इस 20 दिन के दौरान मिल सकता है। ये आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई, एंड इफ यू एक्चुअली वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपका प्रीलिम्स बिना किसी दिक्कत के निकल जाएगा। और प्रीलिम्स एग्जाम केवल क्वालिफाइंग है, आपको यहाँ पे बहुत हाई स्कोर नहीं करना है, क्योंकि इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फिर आपके जो मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल मेरिट के लिए, आपका जो प्रॉपर सिलेक्शन होगा वो आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबर से होगा। मेंस के लिए आपके पास कितना समय, मेंस के लिए आपके पास टोटल जो है अराउंड एंड अराउंड 2 मंथ्स का आपके पास टाइम है। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए। तो यहां तक ओके होने के बाद अब आगे हम इस पार्ट पे कि मुझे सिलेबस में क्या करना है और कहां से करना है, बिकॉज दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, शुरुआत कहां से करें। तो सिलेबस के पार्ट में आपको पता है कि मैं शुरू कर रही हूं रीजनिंग के साथ। रीजनिंग का एंटायर सिलेबस जो है उसमें 13 टोटल टॉपिक्स होते हैं, ठीक है।
तो जो रीजनिंग का आपका टोटल ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर टोटल 13 टॉपिक्स है जो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। अब शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत आपको ऐसे करनी कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से शुरू करिए, उसके बाद इनइक्वालिटीज को पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। मैं आपको बहुत डिटेल में ना बोल के मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बोल रही कि किस टॉपिक से शुरू करें, किस टॉपिक पे जाएं। दिस विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग सब्जेक्ट। तो क्या करना है? कोडिंग चैप्टर से शुरू करो, फिर इनइक्वालिटीज पे आओ, फिर सीटिंग अरेंजमेंट करो, फिर पजल्स करो, फिर इनपुट आउटपुट करो, उसके बाद ब्लड रिलेशन, उसके बाद डायरेक्शंस। इतना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद स्लॉग्स टाइम मिलता है, स्लॉग्स कर लीजिए। इसका वेटेज कितना होगा? इसका वेटेज होगा 3 से 4 मार्क्स का। तो अगर आपके पास टाइम है, आप समझ पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, कर लीजिए, क्योंकि ये इजी है समझने के लिए और करने के लिए। बट ये सबसे पहले करना है। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी और अल्फाबेट टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसको आप जब टॉपिक टेस्ट लगाओगे, है ना, जब आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे तो ये, या जब आप मॉक लगाओगे तो ये आपका तभी कवर हो जाएगा। मतलब इसके लिए आपको स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। ये आपके मॉक के दौरान, सेक्शनल टेस्ट के दौरान, टॉपिक टेस्ट के थ्रू इनको कवर कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ ऐसा फंडामेंटल्स पढ़ने की जरूरत मुझे ही लगता पड़नी चाहिए। तो यहां से शुरुआत होगी, इनको छोड़ देंगे आप टेस्ट वाले पोर्शन के लिए, जिसमें 3 चीजें आती हैं, टॉपिक, सेक्शनल और साथ ही साथ आपका मॉक्स। आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक। उसके बाद बचा आपका क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग को आप अभी के लिए बिल्कुल साइड कर सकते हो। एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 आप टारगेट नहीं करने वाले, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वांट आता है। क्वांट में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएगा आपके एग्जाम का। देन अर्थमेटिक के अंदर ये सारे टॉपिक, इनमें से हो सकता है कोई एक टॉपिक आपको समझ में ना आए, कोई एक टॉपिक ऐसा कि आपने बहुत ट्राई कर लिया बट नहीं बन रहा, तो एक आध टॉपिक अगर ऐसा ऊपर नीचे, उसको आप साइड कर सकते हो। बाकी ये जो पूरा एरिया है ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके आएगा। शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं, बट इसको पैरेलल, ये दोनों चीजें आपकी साइड बाय साइड चलनी चाहिए। कि आज मैंने परसेंटेज पढ़ा तो मैंने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन लगा लिया, आज मैंने एवरेज पढ़ा तो मैंने नंबर सीरीज लगा ली, आज मैंने प्रॉफिट लॉस किया तो मैंने साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा ली। ये पैरेलल चलना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है ये कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि पहले आपको इसके बेसिक्स समझने होंगे, फंडामेंटल समझने होंगे, उसके बाद प्रैक्टिस पे आओगे। ये वाला जो एरिया है ये आपका डायरेक्ट प्रैक्टिस वाला एरिया, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जैसा नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिस से आप इनको समझ के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, देन डेटा सफिशिएंसी, अगेन ये आपका टेस्ट के थ्रू हो जाएगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन ये आपको डे 1 से तो नहीं बोलूंगी, ये आप रख लीजिए अपने लास्ट के 30 डेज के लिए। यानी कि जैसे ही आपका ये वाला पार्ट हो जाए, जब ये वाला पार्ट आपका हो जाए तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे आ सकते हैं। क्या मैं डेटा इंटरप्रिटेशन छोड़ सकता हूं? आई थिंक ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा छोड़ना, क्योंकि आपके पेपर में एक बड़ा वेटेज जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का देखने को मिल सकता है। सो यू कैन नॉट लीव इट, यू कैन ओनली वर्क ऑन इट। ठीक है, और एग्जाम में जो आपको इजी वाले सेट दिखाई दे आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ठीक, बाकी रहा मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास टाइम बचता है ये सब कुछ करने के बाद, तब आप इन चीजों को देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टोटली लीव दीज टॉपिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो अब इंग्लिश पे आगे। इंग्लिश में आपकी 3 चीजें, रीडिंग स्किल्स जरूरी है, आपकी वोकैबुलरी जरूरी है, और साथ में आपकी ग्रामर जरूरी है। ये जो रीडिंग स्किल्स है इसके लिए एक सिंपल रामबाण है जिसको हम बोलते हैं पेनाकिया, वो है कि आर्टिकल रीड कीजिए। आर्टिकल रीड भी आप 2 मेन पेपर का करिए, द हिंदू का करिए, है ना, द हिंदू के साथ साथ आप कीजिए इकोनॉमिक्स टाइम का। इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका कर लीजिए, दोनों अवेलेबल है दोनों के कर लीजिए। क्या करने की जरूरत है? एटलीस्ट 1 आर्टिकल डेली, आपको कम से कम 1 आर्टिकल डेली पढ़ना है। अगर 1 जुलाई से मैं शुरू करूं तो मैं कम से कम 45 से 50 आर्टिकल्स पढ़ लूंगी मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम 10 आर्टिकल हटा दिए। अगर मैं 1 आर्टिकल डेली पढ़ती हूँ तो 45 से 50 आर्टिकल्स में पढ़ पाऊंगी। जब मैं आर्टिकल पढ़ूंगी तो बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे, मुझे सेंटेंस अरेंजमेंट समझ में आएगा, मुझे सेंटेंस का मूवमेंट कैसे होता है वो समझ में आएगा, मुझे नाउन प्रोनाउन समझ में आएंगे, यानी कि मेरी कहीं ना कहीं ग्रामर भी जो है वो उसको भी आप समझने लगोगे। तो केवल 1 आर्टिकल रीडिंग से आप बहुत बेटर कर जाओगे इंग्लिश में। ये एक ऐसी चीज है कि कुछ नहीं कर रहे हो और ये कर रहे हो, ये काफी आपको हेल्प करेगा।
नए नए वर्ड्स पढ़ोगे, वोकैबुलरी आपकी बनती रहेगी और कुछ हेल्प आपको इसमें ग्रामर में भी हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आती हूँ मैं इंग्लिश के सिलेबस पे। इंग्लिश के सिलेबस पे अगर मैं आऊँ तो ये आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें से कौन कौन सी चीजें आपकी आर्टिकल रीडिंग से यानी कि रीडिंग पे डिपेंडेंट है। रीडिंग पे डिपेंडेंट है आपके ये सारे ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो 3 टॉपिक है ये कंप्लीटली आपके रीडिंग डिपेंडेंट है। यानी कि अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये जो तीनों हैं ये कहीं ना कहीं आपके ग्रामर बेस्ड है, राइट, और ये जो है ये आपका रीडिंग एंड ग्रामर दोनों पे बेस्ड है, प्लस ग्रामर। तो आप देख लीजिए सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने रखी है। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं कि ये छोड़ दो या ये मत करो। आई थिंक इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो करना ही पड़ेगा, इसका वेटेज ज्यादा होता है एंड रीडिंग वाला पार्ट छोड़ नहीं सकते। इंग्लिश इज अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, तो ये करना पड़ेगा हमको। अब आते हैं इसके दूसरी डायमेंशन पे इस सेशन के कि कहाँ से करें, सोर्सेस क्या हैं। तो देखो सोर्सेस में आती हैं 3 चीजें। एक कि राइट गाइडेंस, ये राइट गाइडेंस आपके किसी दोस्त की हो सकती है, आपके किसी मेंटोर की हो सकती है यानी कि गुरु की हो सकती है। अगर आप हमारी गाइडेंस में रह के तैयारी करना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए निकाले हैं लाइव बैचेस, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। आप उन बैचेस में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। देन दूसरी आपकी तैयारी में जो सोर्स होती है वो है बुक। बट एज ऑफ नाउ इस टाइम पे जब मेरे पास 2 ही महीने का टाइम बचा है तो मैं बोलूंगी कि बुक से ज्यादा बेटर सोर्स, ज्यादा बेहतर रिजल्ट वाली सोर्स जो अब आपके लिए है वो है टेस्ट सीरीज, राइट। हालांकि मैं बुक आपको बता दूंगी कि कौन सी बेस्ट बुक्स है जिनको आप ले सकते हैं, आपके घर पहुंच जाएंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज विल बी द बेस्ट वर्जन राइट नाउ, गिवन कि हमारे एग्जाम में 2 ही महीने बचे हैं। लेकिन आई विल टेल यू बोथ द सोर्सेस, तो बुक्स है और साथ में टेस्ट सीरीज है। नाउ बात आती है गाइडेंस की। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास सभी बैचेस अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपका लॉ का, आईटी का, मार्केटिंग का, एचआर का और एग्रीकल्चर यानी कि एएफओ का भी बैच अवेलेबल है। इनको आप अड्डा के प्लेटफॉर्म से जाके ले सकते हैं। और अगर आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा ताकि आपको पूरी फीस ना देनी पड़े और कम से कम फीस में आपको इस बैच में एनरोलमेंट मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया आपको टेस्ट सीरीज के बारे में। ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसमें आपकी आईटी की प्रीलिम्स और मेंस की है, मार्केटिंग की है, लॉ की है, एचआर की है और साथ ही साथ आपकी एएफओ की टेस्ट सीरीज। तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस की पूरी टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है। दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट, इसको छोड़ नहीं सकते आप। अगेन डू यूज द डिस्काउंट कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको कम से कम पैसे में आपको ये चीजें मिल सके। अब तीसरी चीज जो आपने मुझसे बोला कि मैम बुक्स की जरूरत है या नहीं, बुक्स की जरूरत मेरे हिसाब से अब नहीं है, लेकिन अगर आप वो वाली कैटेगरी में आते हैं, वैसे स्टूडेंट है कि मैम मुझे बुक से ज्यादा मेरी जो है तैयारी बेहतर हो पाती है, तो अगर आप वहां पे हैं तो कोई बात नहीं, ऑल्टर मत करिए अपने आप को। बुक्स के लिए आप एक बुक्स का सुप्रीम 2.0 ये बुक्स पैक है 2025 से 2026 के एग्जाम्स के लिए। ये केवल आपको एसओ के एग्जाम में नहीं बाकी सभी बैंक के एग्जाम में हेल्प करेंगी। इसके अंदर टोटल 8 बुक्स है, इसके अंदर टोटल 8 बुक्स है, जिसमें रीजनिंग की बुक है, क्वांट की बुक है, इंग्लिश की है, बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस की है, पजल्स एंड सीटिंग की आपको 3rd प्रिंट वाली यानी कि 3rd एडिशन वाली बुक मिल जाएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस की पूरी बुक मिल जाएगी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के मॉक, इंग्लिश प्रिंटेड एडिशन। अगेन दिस इज द डिस्काउंट कोड। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, अगर आपको चाहिए कि मैम क्या ये सारी चीजें मुझे एक जगह पे मिल सकती है, जी हाँ, वो एक जगह क्या है, वो है आपका बैंक महापैक प्लस। इस बैंक महापैक प्लस में आपको ना कि केवल एसओ की तैयारी के लिए लाइव बैचेस मिलेंगे, बल्कि आपको सभी बैंक एग्जाम, जैसा कि लिखा है बैंक महापैक, तो बैंक महापैक का मतलब है इसमें सभी बैंक एग्जाम की लाइव क्लासेस मिलेंगी। आईबीपीएस एसओ है, पीओ है, एसबीआई है, नबार्ड है, आरबीआई है, सबकी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। यानी कि इसमें क्या, मुझे आईबीपीएस एसओ एएफओ की भी क्लास मिलेगी, जी हाँ, आईटी लॉ की भी मिलेगी, सबकी मिलेगी, तो लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसमें हर एग्जाम की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, और इसमें आपको मिलेंगी बुक्स। तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं। अगेन डिस्काउंट कोड जरूर यूज कीजिएगा, रेफरल कोड जरूर यूज करना ताकि आपको मिनिमम से मिनिमम फीस में ये
मिल जाए। और अगर आप आज एनरोल करते हैं तो आपको एक और फायदा मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके बैंक महापैक प्लस पे मिल रहा है, आपको मंथ एंड मेगा सेल चल रही है, इसलिए आपको बैंक महापैक प्लस पे मिल रहा है कितना, 3 टाइम्स वैलिडिटी और फ्लैट 79% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट आपका 80% का हो जाएगा अगर आप क्या लगा देंगे, आप ऐप से जाके कॉइन्स लगा देंगे तब। तो ये कॉइन्स लगाएंगे तो आपका ये टोटल डिस्काउंट 80% का हो जाएगा। डिस्काउंट कोड इज अगेन Y651। ऑल राइट। अच्छा, जिनको नहीं पता, हो सकता कोई ऐसा नया बच्चा हमें देख रहा हो जिसको नहीं पता, तो बता देते हैं कि कैसे आप इसको एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। अड्डा की ऐप पे जब जाते हैं आप, तो इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अड्डा की ऐप को ओपन कीजिएगा, यहाँ ऑल कोर्सेज में आएंगे। ऑल कोर्सेज में मुझे रेगुलेटरी बॉडीज में आना है, रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर IBPS SO में आना है। IBPS SO में आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पे व्यू ऑल कीजिएगा और आपको SO का लॉ, IT, ये सभी बैचेस आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, इन बैचेस के साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो इसी के नीचे आप लोगों को दिख जाएंगी क्या, इसी बैचेस के नीचे आपको मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज। ये सारी टेस्ट सीरीज हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये सभी वीडियो कोर्सेज है। तो एवरीथिंग इन वन प्लेस, जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एवरीथिंग। ठीक है, ये आपकी बुक्स का सेट है, इनको भी आप देख सकते हैं। और अगर मुझे कोई बैच लेना है तो मुझे क्या करना होगा, उस बैच पे जाके क्लिक करना होगा। सपोज आई वॉन्ट टू बाय द बैच फॉर लॉ ऑफिसर, मैं लॉ ऑफिसर के बैच पे जाऊंगी, यहाँ पे जाके बाय नाउ करूंगी, और बाय नाउ करने के बाद मुझे यहाँ पे लगा देना है डिस्काउंट कोड। जैसे ही आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाते हैं Y651, आपका ये बैच जो कि पहले मिल रहा था 2759 का, ये मैक्सिमम डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा 2519 का। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, एंड आई रियली रियली विश कि आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत बहुत हेल्प करे। ऑल्सो मेरी क्लासेस आपके साथ, जो मेरी फ्री रीजनिंग की क्लास होती है, वो होती है एट 12 PM अपने इसी चैनल पे, रोज मंडे टू सैटरडे 12 बजे अपने इसी चैनल पे मेरी क्लास फ्री होती है रीजनिंग की, उस क्लास को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत बहुत हेल्प करे। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट इट। इसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि कैसे कैसे आप इन चीजों को कर सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए थोड़ा इजी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, दैट इज इट। 2 महीने का आपका ये जो है स्ट्रगल है, बट अगेन रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया। तो अभी के लिए मैं सेशन को यहाँ पे करूंगी एंड। कोई और आपका डाउट है तो मुझे जरूर क्लास के बाद, यानी कि सेशन के खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।